हेलो दोस्तों। तो देखो आज देखो हमने जैसे हिंदी में मैंने आपको इकोनॉमिक्स करके दी थी क्लास 12th की। तो अब बात कर क्यों मैंने वो अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने क्यों वो वीडियोस बनाई थी, तो देखो वीडियोस बनाने का देखो मैंने दो बातें बताई थी, जिसमें कि पहला एक कमेंट किया था एक बच्चे ने कि मुझे वो वीडियोस चाहिए, तो मैंने वो वीडियो बनाई थी। और दूसरा क्या था कि हिंदी में जो है इकोनॉमिक्स वो नहीं मिल रही थी यूट्यूब पे ढंग से, तो मैंने आपको वीडियोस दी थी बना करके, ठीक है ना। दोनों बुक्स की बनाई हुई है हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब बात करते हैं अब बिजनेस स्टडी की, ठीक है। ये जो वीडियो में बना रहा हूँ टर्म 2 के आसपास बना रहा हूँ, इसलिए टर्म 2 को पहले करेंगे और उसके बाद टर्म 1 को करेंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाई जाए। बट अगर देखो जहां तक है अगले साल के बच्चों के लिए तो बेटा कंप्लीट वीडियोस हो जाएगी उनके लिए, बट इस साल के बच्चों के लिए देखो जितने भी बन जाए उतनी बढ़िया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो बिजनेस स्टडी में हम पढ़ाने वाला हूँ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर उसके नोट्स बनाएंगे, उसको इजी लैंग्वेज में कोशिश करेंगे समझने की, और हो सके तो बुक की लैंग्वेज भी मैं ज्यादातर उठाऊंगा इसमें, ताकि क्या नाम है आपको बुक की लैंग्वेज को भी कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे आसानी से उसको समझा जा सकता है, वो मैं आपको करवा सकूं। क्लियर है। तो जो हमारा देखो बेसिकली हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पार्ट नंबर 1 में आपको कराने वाला हूं। इसमें देखो आपको जो है इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है। पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी पहले वाले पार्ट में, यानी पहले वाले यूनिट में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि होते क्या है। दूसरे पार्ट में आपको जो पढ़ाया जाता है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी पार्ट नंबर 2 जो है वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर है, जिसमें हम ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस एंड ऑल सब समझेंगे। और जो थर्ड पार्ट आपका रहता है वो है आपका फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ये रहेगा। जो हमारा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल है मैं उसको सबसे पहले खत्म करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 में जो खत्म करूंगा वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, और नंबर 3 जो मैं खत्म करूंगा वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, जो आपका टॉपिक है। क्लियर है। देखो सारी वीडियोस बड़ी बड़ी बनेगी, ये भी आप जानते हो, ठीक है। मतलब बड़ी का मतलब क्या, ज्यादा पार्ट्स में खींचने के बेटे कगार पे है, क्योंकि बिजनेस स्टडी में जितने भी चैप्टर बेटा वो डीप है, सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो बिल्कुल जो है पार्ट्स काफी सारे बनेंगे। क्लियर है ना। अब जैसे पहले ही चैप्टर में जो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें देखो 3 टॉपिक में तो वैसे ही खुद ही डिवाइड है बुक में ही। अब 3 टॉपिक में डिवाइड है, सोचो अगर हम फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का पार्ट भी ढंग से करें तो इसके भी दो, इसी के ही 1-2 पार्ट तो शायद इसके बन जाए, क्या पता, ठीक है। वो तो देखेंगे कैसा चल रहा है चैप्टर। तो एक आध पार्ट में तो यही होगा, फिर 1-2 पार्ट में आई थिंक ये होगा, फिर 1-2 पार्ट में ये होगा, तो तकरीबन 4 से लेकर 5 पार्ट तो मिनिमम मतलब बनाने हैं। अगर हम एक एक पार्ट में भी खत्म करें तो भी 3, ये तो एक पार्ट में खत्म होने वाला है लगता नहीं है, ठीक है ना। तो 5 पार्ट के आसपास तो बनेगा। क्लियर हो गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारा रहेगा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा है फिक्स्ड कैपिटल, आप भी साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी वो कैपिटल जो कि यूज की जा रही है किसके लिए, फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो यूज होती है उसे क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल कहते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है। आपने देखो ध्यान से देखा होगा तो आपने बैलेंस शीट बनाई है बेटा। मैं प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समझाने के पर्पज से बना रहा हूं। बेटा बैलेंस शीट बनाइए, इस तरफ आपके लायबिलिटीज होती है, इस तरफ आपके एसेट्स होते हैं। बिजनेस स्टडी बेटा जिनके पास है अकाउंट्स भी होगी, ठीक है ना। तो अकाउंट्स में बेटा आपने बैलेंस शीट देखा होगा। अब बैलेंस शीट में बेटा इस तरफ आपका कैपिटल होता है, क्या होता है बच्चा, कैपिटल होता है, ठीक है। अब कैपिटल बेटा आपकी 2 तरह की हो सकती है, या तो ये कैपिटल क्या आपकी फिक्स कैपिटल हो सकती है या फिर वर्किंग कैपिटल हो सकती है। बेटा कौन कौन सी हो सकती है, फिक्स कैपिटल हो सकती है या फिर वर्किंग कैपिटल हो सकती है। जो हमारी कैपिटल है जिसका यूज तुम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए करते हो, बेटा किसको खरीदने के लिए करते हो, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ऐसी कैपिटल जिसका यूज आपने क्या करने के लिए, फिक्स कैपिटल को खरीदने के लिए किया, तो बेटा उसको हमने क्या बोल दिया, फिक्स कैपिटल। क्लियर हो गया। तो आपको समझना क्या बच्चे, देखो ध्यान से, अगर आपको बैलेंस शीट अच्छे से पता है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपको नहीं समझाना चाहता, यहाँ पे कोई ज्यादा पंगा नहीं है, सिर्फ हम समझना चाहते हैं कि फिक्स कैपिटल है क्या। तो मैंने कहा फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो कि आपने यूज किया किसके लिए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए यूज किया, उसको कहते हैं फिक्स कैपिटल। दैट इज इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट, ये उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है जो कि किस टाइप की है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में की जाती है। किसमें की जाती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में। लॉन्ग टर्म मतलब होता है बेटा 1 साल से ज्यादा। यहाँ पे 1 साल से ज्यादा का क्राइटेरिया हम आपके 12th क्लास के लिए देखेंगे। तो 1 साल से ज्यादा के लिए जो एसेट्स होती है उसको यहाँ पे क्या बताया गया, लॉन्ग टर्म बताया गया, ठीक है ना। तो 1 साल से ज्यादा के एसेट्स में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप पैसा लगा रहे हो, उसको हमने फिक्स कैपिटल बोला, और ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन होती है। उसके दूसरा आता है फिक्स्ड एसेट्स है क्या, ये क्या चीज है।
तो मैंने कहा फिक्स्ड एसेट्स में जैसे आप बोल सकते हो लैंड जमीन हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, एक्सेट्रा। ये सब किसके हैं आपके एग्जांपल, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल है। क्लियर हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, ये भी यही आ सकता है। ठीक है, तो काफी सारे एग्जांपल होते हैं। अब ध्यान से पढ़े जरा इसको, तो उसमें लिखा है इट रेफर्स टू दोज एसेट्स, ये उन एसेट्स की बात कर रहा है विच आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी जो बिजनेस में होते हैं आपके किसके लिए, 1 साल से ज्यादा। 1 साल से ज्यादा वालों को क्या बोला गया, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट बोला गया। तो देखो अभी तक हमने करा क्या है इस चैप्टर में, अभी तो मैंने ये बताया कि मैं 3 टॉपिक में कराऊंगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, मैं इस तरह से चैप्टर को करवाने वाला हूँ। सबसे पहले फिक्स कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं फिक्स कैपिटल। क्लियर हो गया, यानी ये लॉन्ग टर्म नेचर में होती है। किसमें होती है, लॉन्ग टर्म नेचर की कैपिटल होती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने के लिए यूज की जाती है। क्लियर। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, मैंने कहा था जो भी ऐसी एसेट जो कि क्या बिजनेस में है और वो भी 1 साल से ज्यादा के लिए, तो 1 साल से ज्यादा वाली जो भी होगी सारी क्या होगी हमारे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स होगी, जिसमें हमने लैंड बोला, प्लांट एंड मशीनरी बोला, फर्नीचर बोला, बिल्डिंग बोला। क्लियर हो गया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब चाहे तो देखो, अगर मैं नॉर्मली अगर आपसे बोलूं करंट एसेट्स क्या होता है, तो बेटा आपकी जो बुक में डेफिनेशन होगी, जो बिजनेस स्टडी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं, वो बहुत हल्की डेफिनेशन पढ़ने वाले, बट एक्चुअल में देखा जाए तो करंट एसेट्स के क्राइटेरिया भी बेटा बहुत कुछ है। अगर हम बहुत डीप एनालिसिस से पढ़ना चाहें तो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने को मिल सकता है, बट हम उतना ही पढ़ेंगे जितना मान लिया रेलेवेंट है। तो हम सिर्फ इतनी सी बात याद रखने वाले हैं, 1 साल से ज्यादा वाले फिक्स्ड एसेट्स, बस इतना ही बोलेंगे। और करंट में भी मैं ऐसे बताऊंगा, 1 साल से कम वाले करंट, 1 साल से ज्यादा वाले फिक्स्ड, 1 साल से कम वाले करंट, इतना ही बताऊंगा। इससे ज्यादा डीप कोशिश करेंगे, अगर बुक में नहीं है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। क्लियर हो गया। तो यहां तक नोट डाउन करो पहले 2 डेफिनेशन आप। तो आगे देखते हैं हम। देखो मैं दोबारा एक चीज और बता देता हूं आपको बेटा, देखो केस बेस्ड जो स्टडीज होती है, केस स्टडीज जो होती है बेटा, वो ज्यादा पूछी जाती है। क्लियर है। और आधे से ज्यादा बच्चे क्या है इसी से परेशान रहते हैं कि केस बेस्ड जो केस स्टडी होती है वो उनको क्या है समझ नहीं आती, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो केस स्टडी को कैसे हैंडल किया जाता है बेटा, उसके लिए ना तुम्हें पहले तो कंटेंट पता होना चाहिए बुक का। अगर आपको पहले चैप्टर की नॉलेज है, सब कुछ है, तो बेटा केस स्टडी भी आराम से सॉल्व की जा सकती है। और आजकल देखो ना, एक चीज नोट आपने करा हो तो देखना आगे जाकर के ना बेटा, आप और भी अगर पेपर दोगे ना तो बेटा वो केस स्टडी बेस्ड ही होते हैं। जैसे मैंने देखा, अभी मैं लॉ के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो लॉ वाले बच्चे कहते हैं भाई जो एग्जाम आ रहा भाई उसमें भी मतलब लॉ में भी केस स्टडी तो आएगी ना। बेस्ट तरीका होता है ना किसी क्वेश्चन को पूछने का, केस स्टडी ही होता है। तो केस स्टडी सबसे बेस्ट तरीका है। और आपके बिजनेस में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और आगे जाकर के आगे नए जितने भी लेवल आप जो अब भी नए लेवल पे आप जाओगे, पढ़ने जाओगे, तो बेटा वहां पे भी आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको अलग अलग जैसे सब्जेक्ट्स में भी। ठीक है, तो केस स्टडी को हैंडल करना हमें आना चाहिए। और उसके लिए पहले तो कंटेंट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, एकदम माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि कंटेंट था क्या उस चैप्टर में, वो बोल क्या रहा था। हवा में पढ़ोगे समझ दो ना, तो फिर केस स्टडी सॉल्व होने वाली ना वो समझ में आने वाला है। क्लियर हो गया। तो देखो हम ध्यान से देखो क्या समझना है। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी वो फैक्टर्स जो कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऐसा प्रभावित मतलब क्या हो गया, देखो प्रभावित मतलब ये हो गया कि जहां पे ना ऐसा भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो सकती है, ज्यादा होगी, कहीं पे क्या होगी कम होगी। तो जहां पे ज्यादा होगी या कम होगी ऐसी सिचुएशन की बात करेंगे तो वो हमारे क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल है वो। क्लियर है। तो जैसे मान लो सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस, तो हमें देखना है कि हमारा बिजनेस का नेचर क्या है। हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सारा काम खुद से होता है, सारा माल खुद बनता है, सब कुछ होगा, प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो वहां पे जो अब जो हमें फिक्स कैपिटल की जो अमाउंट चाहिए बेटा, वो मोर चाहिए होता है। मोर मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। मान लीजिए जो है रिक्वायरमेंट जो होगी ना फिक्स कैपिटल की, वो क्या होगी, लार्ज होगी। बट वहीं पे अगर हम बात करें ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें, जहां पे फिनिश गुड ही होता है, सिर्फ उसको क्या है ट्रेड किया जाता है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कुछ तो करना है, तो प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल की जरूरत तो वहां पे है ही नहीं। तो हमने बोला वहां पे क्या होता है, लेस अमाउंट की जरूरत होती है फिक्स कैपिटल की। तो क्लियर करो, देखो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करो। देखो उसमें वर्ड क्या है, सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, तो हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लार्ज अमाउंट, ट्रेडिंग बिजनेस लेस अमाउंट। क्लियर हो गया। नंबर 2 स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी आप जो काम कर रहे हो, आप जो बिजनेस चला रहे हो, उसका ऑपरेशन का स्केल क्या है, मतलब एक तरीके से क्या है कि वो कितने बड़े लेवल पर काम कर रही है। अगर वो स्मॉल स्केल पर काम कर रही है, यानी ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल, मतलब ये छोटे लेवल पे ही काम कर रही है, तो छोटे लेवल पर काम कर रही है, तो जो अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल होगी वो भी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है ना। बट अगर वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे काम कर रही है तो फिक्स कैपिटल की अमाउंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो गया, एकदम
क्लियर, ठीक है ना। याद रखना जब भी आप नेक्स्ट पार्ट में जाओगे, जैसे पार्ट नंबर 2 की और मैं बढ़ूंगा, तो बेटा पार्ट नंबर 1 को अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप पार्ट नंबर 1 अच्छे से पढ़ लेते हो तो बेटा पार्ट नंबर 1 तो समझ में आएगा ही आएगा, साथ में पार्ट नंबर 2 भी निखर के सामने आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। नंबर 3 टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यानी आपकी जो प्रोडक्शन की टेक्निक कौन सी है, तो मैंने कहा मॉडर्न टेक्निक हम यूज करते हैं, आजकल की टेक्निक यूज करते हैं, और जिसमें ऑटोमेटिक मशीन एंड ऑल आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसी जगह जहां पे ऑटोमेटिक मशीन एंड ऑल आपको देखने को मिल रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, तो बेटा वहां पे जो कैपिटल होगी ना वो भी आपकी ज्यादा लगती है। क्या लगती है? ज्यादा लगती है। क्लियर हो गया। जहां पे भी आप मॉडर्न और जो आपकी जो ऑटोमेटिक मशीन इन सब की बात करेंगे, वहां पे रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल जो होती है बेटा वो लार्ज अमाउंट की होती है, ठीक है, उसकी नीड होती है हमें। बट अगर दूसरी बात करें, अगर हम मैनुअली काम करा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ खास मशीन की जरूरत हमें है नहीं, कोई नई टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल प्रोडक्शन में कुछ नया लाने की जरूरत है नहीं, तो ऐसे केस में बेटा फिर तो लेस कैपिटल से ही काम चल जाएगा। क्लियर हो गया। चलो, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने कहा कि देखो, अगर मैं जो कपड़े जो है वो हाथ से भी बनवा सकता हूं लोगों से, और साथ ही साथ मशीनों से बनवा सकता हूं। अगर मैं मशीनों से बनवा रहा हूं तो उसका मतलब मैं कैपिटल की जरूरत मुझे ज्यादा पड़ेगी। क्यों? पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो कैपिटल मतलब पूंजी, तो पूंजी मुझे ज्यादा लगेगा। बट वहीं पे अगर मैं बात करता हूं कि मैं तो हाथ से बनवा लूंगा, तो बेटा उस केस में क्या होता है, कैपिटल ज्यादा नहीं लगेगा आपका, और वही बात मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर है कि मशीनों की जरूरत वहां पड़ेगी नहीं। आगे लिखा है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मतलब टेक्नोलॉजी अपडेट की बात कर रहा है। क्या अपडेट किस तरह से हो रही है, तो हमने कहा अगर अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, जस्ट एकदम अभी के फ्रेश टेक्नोलॉजी है वो है, और टेक्नोलॉजी में अगर रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, बेटा रैपिड चेंजेस समझ रहे हो, मतलब बार बार जल्दी जल्दी बदलाव आते हैं, तो बेटा अगर जल्दी जल्दी बदलाव आ रहा है और आप उसमें भी नई टेक्नोलॉजी यूज करते हो, तो बेटा सोचो ना, आज टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आपने क्या करा, उस नई टेक्नोलॉजी को खरीद लिया, फिर कल भी तो उसको खरीद लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ज्यादा पैसा चाहिए। ऐसे केस में अगर टेक्नोलॉजी आप अपग्रेडेड यूज करना चाहते हो, जो कि रैपिडली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड यूज करना चाहते हो तो मोर कैपिटल, बट अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं है तो लेस कैपिटल, पुराने टेक्निक्स के काम कर रहे हो। क्लियर है ना। जैसा आपने देखा होगा आपके मोबाइल में ऐप्स होते हैं, और ऐप्स को क्या नाम है, बीच में से अपडेशन चाहिए होता है, ठीक है, तो अगर आप अपडेट करते हो तो आपको नया ऐप बिल्कुल सामने से मिलता है, तो नए ऐप को यूज करने के लिए आपको क्या देना पड़ा, एक्स्ट्रा नेट खर्च करना पड़ा, यानी एक्स्ट्रा कैपिटल खर्च करना पड़ा। इसलिए अगर आप अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की ओर जाते हो तो आपको मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप अपग्रेडेड की ओर नहीं जाते हो, पुराने वर्जन पे ही काम चलाना चाहते हो, मैं देखो ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आपके दिमाग में सेट करने के लिए दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब उससे कोई लिंक तो है नहीं, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बट अगर आप वही पुराना चलाना चाहते हो तो बेटा कोई एमबी खर्च आपकी होने वाली नहीं है, तो आपको लेस कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि आपके दिमाग में फीड मतलब बैठ जाए, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, अगर देखो मैं एक मजाक में अगर आपसे बात करूं, तो पहले के लोगों के दिमाग में बहुत कुछ था, आज के लोगों का दिमाग ओपन करेंगे तो बेटा इंस्टा निकलेगा, है ना, मौज ऐप निकलेगा, जोश निकलेगा, है ना, जोश ऐप जो है, और ये इस टाइप के रील्स एंड ऑल ये निकलेंगे, काम की चीज तो रेयर ही होगी ना। तो इसलिए एग्जांपल भी उसी टाइप के आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट तो आपके हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, आप इसे नोट डाउन करिए प्लीज। तो आगे देखिए, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है बच्चे, देखो है पांचवा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है ना। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि उसे आगे जाके और ग्रोथ करनी है, उसको लगता है कि पॉसिबिलिटी है, चांसेस है ग्रोथ के, ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन विच हैव एनी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके क्या है, चांसेस है, मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ, तो भाई ऐसी जगह पे कैपिटल तो भाई चाहिए होगी, ठीक है ना। बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है ग्रोथ की, तो वहां पे जो फिक्स कैपिटल का जो अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, आपका कम रहेगा। क्लियर हो गया। 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। छठे पॉइंट की बात करते हैं। देखो छठे पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। बेटा डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है फैलाव, ठीक है, विभिन्नता। मतलब जैसे मान के चलो, अगर मान लो मैं एक प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं, मैं एक ही बैच पढ़ा रहा हूं, तो उसका मतलब वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ। जब मैं एक से ज्यादा बैच पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, उसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन हो गया। मैं एक से ज्यादा सब्जेक्ट में जा रहा हूं, मैं मान लो पहले सिर्फ और सिर्फ मान लो मैं इंग्लिश पढ़ाता था, और मुझे अब क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि और सब्जेक्ट में भी मैं जाऊं, तो उसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं बोलूंगा डाइवर्सिफिकेशन। में और जगह भी हाथ पांव मार रहा हूं, ठीक है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आप फैलाव लिख सकते हो। अब सीधी सीधी बात है, अगर आप अडॉप्ट करते हो डाइवर्सिफाई, आपको करना है बिजनेस को फैलाना है, डाइवर्सिफाई करना, तो ऐसे केस में आपको कैपिटल ज्यादा लगेगा, यानी पैसा ज्यादा लगेगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपका मनी नहीं है डाइवर्सिफाई करने का, आप ऐसी के वैसे बैठे रहना चाहते हो, तो बेटा लेस कैपिटल की जरूरत आपको पड़ेगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बेटा। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा यहाँ पे, उसके बाद आपको एक बार रिवाइज करना, तब जाके फिर अगले टॉपिक में कूदना, ठीक है मेरे साथ। चलो
उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीज फैसिलिटी। अब देखो याद रखो, देखो बिजनेस ना कहीं बहुत जगह से पैसे इकट्ठा कर सकता है। जैसे बिजनेस है तो मान लो कंपनी है, वो कैसे भी पैसे इकट्ठा करती है, देखो अपना पैसा तो लगाते लगाते बेटा साथ में बाहर से पैसा ज्यादा लगाती है। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देगी शेयर कैपिटल, तो उससे पैसा खींच लेती है। इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा खींच लेती है। ये होती क्या बेटा, अगर ये आएगा कहीं तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं आएगा तो बेटा फिर तो जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है ना। अगर होगा तो मैं पढ़ा दूंगा अभी, ठीक है ना। चलो उसके बाद आगे इसी चैप्टर में अगर हुआ तो मैंने बोल दिया मैं पढ़ा दूंगा। आगे चलते हैं, जैसे और क्या, डिबेंचर के थ्रू वो पैसा ले सकती है, उसके अलावा और जिसके रिजर्व पड़े हैं वहां से कर सकते हैं, बहुत जगह होती है, ठीक है ना। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि जो फाइनेंस की जो अवेलेबिलिटी है वो है या नहीं है। उसके अलावा लीज फैसिलिटी की बात कर रहा साथ में, एंड लीज फैसिलिटी। लीज फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ, लीज मतलब होता है बच्चे, देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट या इट इज एन लीगल एग्रीमेंट। ये इट इज अ लीगल एग्रीमेंट या इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी का जो मालिक है, गिव्स राइट टू सम अदर पर्सन, यानी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे बंदे को राइट दे देता है कि बेटा तू जा, तू मेरी प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। अब वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, आपकी जमीन हो सकती है, आपका मकान हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपका फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने बोला इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी गिव्स right to some other person to use his property in return to, बट इसके रिटर्न में क्या देना पड़ेगा, a definite consideration। बेटा कंसिडरेशन मतलब होता है something in return, कंसिडरेशन का मतलब होता है something in return, यानी उसके रिटर्न में क्या देना पड़ेगा। उसने बोला कि कुछ ना कुछ डेफिनेट, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, तो निश्चित कंसिडरेशन देना पड़ेगा, यानी रिटर्न में कुछ ना कुछ निश्चित कंसिडरेशन देना पड़ेगा। इसका मतलब देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी जमीन आप यूज कर सकते हो, तो क्या मैं फ्री में दूंगा, पर नहीं, मैं उसके बदले कुछ पैसा चार्ज करूंगा, और उसको बोलते हैं हम यहाँ पे लीज। आप जैसे मानो ना अपनी प्रॉपर्टी किसी को देते हो तो बेटा क्या लेते हो, रेंट लेते हो, तो यहाँ पे जो लेते हैं उसको बोलते हैं लीज रेंटल। बेटा एक्चुअल जो नॉर्मल रेंट होता है, लीज रेंट होता है, बेटा दोनों में अंतर होता है, हमेशा याद रखना। जो वाला रेंट होता है ये, और जो लीज रेंट होता है, दोनों में अंतर होता है। लीज रेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रहा है, स्पेसिफिक टाइम होगा, सब कुछ ड्यूरेशन व्यूरेशन जो भी होगा ना, सब कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफाइड होगा, सब कुछ पहले से बता रखा होगा। क्लियर हो गया। जबकि रेंट में ऐसा नहीं होता, मैं आज यहाँ पे रहूं, कल मैं बोला मैं प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा हूं, तो कुछ भी यहाँ पे ड्रामेबाजी देखने को मिलती है, बट लीज रेंटल में ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब लीगल है बेटा, लीगल चलता है, ठीक है ना। तो इट इज अ लीगल एग्रीमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी गिव्स राइट टू सम अदर पर्सन टू यूज हिज प्रॉपर्टी इन रिटर्न ऑफ अ डेफिनेट कंसिडरेशन विच इज कॉल्ड लीज रेंटल। क्लियर हो गया, नोट डाउन करो साथ में, ठीक है ना। इसे नोट डाउन करो फटाफट से जब तक आप। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमने कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि फाइनेंशियल अल्टरनेटिव अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, अवेलेबल है या नहीं है। अब बात देखो, मैं लीज की बात कर रहा था, लीज में क्या हुआ, मुझे जमीन की जरूरत थी, मैंने रेंट पे ले लिया एक एग्रीमेंट के तहत, तो वो हमारा लीज हो गया। अभी बताओ ना, अगर मान लो कि मैं उस लैंड को खरीदता हूं तो मुझे कई करोड़ों रुपए देने पड़ सकते थे, बट अब मैं यहाँ पे रेंट के फॉर्म में सिर्फ क्या कर सकता हूँ, उसको यूज कर सकता हूँ। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर फाइनेंशियल अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, आपके पास लीज फैसिलिटी अवेलेबल है, कौन सी लीज फैसिलिटी अवेलेबल है, तो भाई पैसा कम लगेगा। क्यों, क्योंकि अब खरीदने या मोटा अमाउंट देने के बजाय आप सिर्फ रेंट में ही उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। तो लीज फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, लेस अमाउंट चाहिए होगा आपको, ठीक है, आपको कम पैसा चाहिए होगा, किस चीज के लिए, उसको यूज करने के लिए, ठीक है ना। आगे अगर लीज फैसिलिटी जो है वो नॉट अवेलेबल, ये लीज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो बेटा फिर आपको क्या, मोर पैसा नहीं, ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको फिर वो डायरेक्टली लैंड पहले परचेस करनी पड़ेगी। तो जहां 50,000 के रेंट पे काम चल रहा था, वहां आपको 50 लाख या कहीं जो भी करोड़ों होंगे वो आपको देने पड़ेंगे उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। तो याद रखना, लीज फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो पैसा आपको कम लगेगा, क्योंकि आपको रेंट की फॉर्म में प्रॉपर्टी यूज करने को मिल जाएगी, तो कम पैसे में काम बन जाएगा। बट अगर मान के चलो लीज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको फिर पैसा देना ही पड़ेगा बेटा पूरा, तो यहाँ पे मोर कैपिटल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन
और जॉइंट वेंचर आप बोल सकते हो। देखो कोलैबोरेशन मतलब देखो आपको पता है कोलैबोरेट मतलब होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिल जाते हैं, उसे कोलैबोरेशन कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे जॉइंट वेंचर भी यूज हो रहा है बेटा, जॉइंट वेंचर भी यही काम है बेटा। यहाँ पे भी इसमें भी क्या तो दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिल जाते हैं। ये बंदे हो सकते हैं, जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मतलब बिजनेस भी आपस में मिल सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बंदे, बिजनेस भी आपस में मिल सकते हैं। और मिल करके देखो लिखा है ना, मैंने डिफाइन किया है, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं एक, बट एक तो कहां है यार, उसे कॉम्बिनेशन दोनों बोलेंगे, तो दो होनी चाहिए या दो से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दैट सीक द डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल एंटरप्राइज, यानी जो आपस में इसलिए मिल रहे हैं ताकि वो इस चीज को डेवलप कर सके, इस चीज का बिजनेस कर सके। याद रखना, जॉइंट वेंचर जो है हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आपस में मिलते हैं। जैसे स्पेसिफिक पर्पस वो आपका कंप्लीट हो जाता है तो जॉइंट वेंचर भी टूट जाता है। जैसे मान लो कि आप और मैं मिले, हमने कहा भाई हमें वो चीज करनी है, तो हम दोनों जब मिले तो हमने कहा वो चीज करनी है, हमें वो जो क्राइटेरिया उसको कंप्लीट करना, जो भी हमारा जो भी प्लान होगा, जो भी हमारा जो भी लेवल हमें अचीव करना, जो भी हमारा कोई भी काम है ना, तो हमें वो चीज अचीव करनी है। तो हम दोनों आपस में मिले और हमने उस चीज को अचीव करने के लिए जो भी काम करा, और जब वो अचीव हो गया तो फिर हम अलग अलग हो जाएंगे, यानी आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो बेटा वो होता है जॉइंट वेंचर। ठीक है, कई बार बच्चे जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप में गड़बड़ के गेम खेल जाते हैं बेटा, क्योंकि जॉइंट वेंचर अलग होता है, पार्टनरशिप अलग होती है। पार्टनरशिप में भी दो या दो से ज्यादा बंदे मिलते हैं, जॉइंट वेंचर में भी दो या दो से ज्यादा बंदे मिलते हैं, बट जॉइंट वेंचर में इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलते हैं, और जैसे वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो जॉइंट वेंचर आपका खत्म हो जाता है। बट पार्टनरशिप ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप तो बेटा चलता रहता है ना, है ना, जब तक आप उसको खुद से क्लोज ना करो तब तक बेटा चल रहा है। या तो खुद से क्लोज ना करो, या फिर जो आपको लॉ अगर आपको बंद करवा देता है आपका बिजनेस, तो वो अलग बात है। ठीक है, वरना पार्टनरशिप तो चलती रहती है। बट जॉइंट वेंचर में ऐसा नहीं है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाएगा, और वो जैसे वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपस में मिले, कॉम्बिनेशन है टू और मोर पार्टीज दैट सीक डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल एंटरप्राइज और प्रोजेक्ट। ठीक है, क्यों वो एक साथ मिल रहे हैं, ताकि 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 प्रॉफिट कमा सके, शेयर कर सके रिस्क को। जहां पे रिस्क अकेले अकेले के पास आता है, दोनों मिल गए तो रिस्क भी शेयर हो जाएगा, प्रॉफिट आएगा, रिस्क शेयर हो जाएगा। ठीक है, जो कि प्रॉफिट और जो रिस्क था वो किसके साथ एसोसिएट था, एसोसिएट मतलब जुड़ा हुआ था किसके साथ, डेवलपमेंट के साथ। तो उस डेवलपमेंट के साथ जो भी रिस्क या जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करने के लिए आपस में मिल रहे हो। ठीक है ना, और उस पर जैसे मान लो अगर मैं अकेले चलाता यार, बहुत पैसा लगाता, रिस्क भी ज्यादा होता है ना, तो मैंने क्या करा, दो चार बंदों को अपने साथ में मिला लिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, एक तो मुझे कम पैसा लगाना पड़ेगा, इसका मतलब अगर मेरे पास कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर है, तो मुझे कम पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बगल में दूसरा बंदा भी तो है साला, वो भी तो लगाएगा ना। तो हमने बोला यहाँ पे अगर कोलैबोरेट हो जाता है, जॉइंट वेंचर हो जाता है, तो बेटा ये जो चीजें होती ना, वो चीज शेयर हो जाती है, हर चीज, चाहे वो फिर प्रॉफिट हो, रिस्क हो, कैपिटल हो, सब शेयर होता है बेटा। कैपिटल वो भी तो थोड़ी लगाएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, कोलैबोरेशन अगर हो जाता है तो लेस कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, बट अगर कोलैबोरेशन नहीं है तो बेटा आप सिंगल बंदे हो, फिर आप बेटा पूरा पैसा भी आप लगाओ, प्रॉफिट भी आप ही लो, रिस्क भी आप ही लो, तो उस केस में आपको मोर कैपिटल लगानी पड़ जाती है। क्लियर हो गया? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पार्टीज दैट सीक डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल एंटरप्राइज, जो कि एक किसी एंटरप्राइज की डेवलपमेंट को करने वाले हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा, जो रिस्क होगा, जो भी होगा, वो एसोसिएटेड विद इट्स डेवलपमेंट, उसको भी क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। इसके लिए वो आपस में मिल रहे हैं, तो उसको हमने बोला जॉइंट वेंचर। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये तो आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो अगर शायद कुछ चीज गायब हो गई थी, बट देख लो ध्यान से। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप उसको आराम से नोट डाउन कर लो, क्योंकि साइड का साथ थोड़ा सा मिट रहा था। ठीक है ना, वो हाइड हो गया था, तो आप देख लो उसे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमने फिक्स कैपिटल हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे। ठीक है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। ठीक है ना, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में मुझे बढ़ चढ़ के कमेंट किया आपने, मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है ना, ऐसे ही अब मैं चाहता हूँ कि आप इसमें भी मुझे कमेंट करके बताएं कि भैया ये चीज मुझे समझ में आ गई है, यहाँ पे एक क्या नाम है, ये चीज अच्छा है, ये इस तरह से समझाया गया, तो ये पोर्शन इतना रेलेवेंट है नहीं, मतलब जो भी मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो ना, वो मुझसे आप पूछ सकते हो, और कमेंट में जरूर लिखना, ताकि क्या है मुझे भी ना वीडियो बनाने में थोड़ा और मजा आएगा फिर। ठीक है ना।
अभी बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। देखो अगर आपसे कोई भी टीचर अगर आपसे पूछे वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो देखो सीधा सीधा जब भी हम वर्किंग कैपिटल को डिफाइन करते हैं ना, तो हम मेनली जो मोटिव होता है ना समझाने को, वो नेट वर्किंग कैपिटल को समझाने का होता है। किसका होता है? नेट को। ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो स्पेशली पूछता है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता क्या है, ये बताओ। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपसे डेफिनेशन पूछा जाए वर्किंग कैपिटल का, तो मेनली जो पूछा जाता है वो कौन सा वाला पूछा जाता है? नेट वाला पूछा जाता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल होता क्या है, तो मैंने कहा वर्किंग कैपिटल मतलब होता है, यानी हम बात करें वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अकाउंट्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इन चीजों को। ठीक है ना, कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जब हम इस करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी घटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है? सिंपल सा है। यानी डिफरेंस, किसका डिफरेंस? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो, करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन में। ठीक है, देखो लिखा हुआ है WC मतलब वर्किंग कैपिटल, CA मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वही लिखा है, डिफरेंस बिटवीन CA एंड CL, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। डन, आगे चलते हैं। दैट इज एक्सेस ऑफ कौन ज्यादा है? करंट एसेट्स। तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स यानी करंट एसेट ज्यादा है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर किससे ज्यादा है? करंट लायबिलिटी से। यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कितनी ज्यादा है, वो जो निकल के आएगा ना बेटा, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सपोज करो आपके पास करंट एसेट्स है 1.5 लाख रुपए की और करंट लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की, तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कितना ज्यादा है? 50,000 से। तो 50,000 आपकी वर्किंग कैपिटल होता है। कैसे निकाला आपने? 1.5 लाख माइनस 1 लाख, यानी आपने 1.5 लाख में से 1 लाख घटाया और जो 50,000 बचा वो आपका क्या निकल के आया? वर्किंग कैपिटल। तो इतना समझ में आ गया। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, उसको क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ये बोल सकते हो आप, दैट इज एक्सेस ऑफ, क्या एक्सेस है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। डन, आगे देखो एक और चीज लिखवाई है, इट रेफर्स टू द पोर्शन, ये उस पोर्शन की बात करता है ऑफ कैपिटल, यानी ये उस पोर्शन की बात कर रहा है कैपिटल की, इन्वेस्टेड इन, जो कि इन्वेस्ट की जा रही है किसमें? शॉर्ट टर्म एसेट्स में। किसमें? शॉर्ट टर्म एसेट्स में। जबकि फिक्स कैपिटल कौन सा था? जिसको लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या किया था? यूज किया था, आपने इन्वेस्ट किया था, वहां पे लॉन्ग टर्म वर्ड यूज था। यहाँ पे क्या है? शॉर्ट टर्म वर्ड यूज है। तो प्लीज आप भी अंडरलाइन करें, जहां जहां मैं अंडरलाइन करता हूं प्लीज आप भी अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि आपको समझ में जल्दी आए। तो इट रेफर टू द पोर्शन, ये उस पोर्शन की बात कर रहा है कैपिटल के जिसको इन्वेस्ट कर रहे हैं हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में ऑफ अ बिजनेस, और उसमें क्या था? लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। डन, चलो उसके बाद आता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल 2 तरह की होती है, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। जो हमने ऊपर डिफाइन किया था बेटा वो नेट ही होता है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था जब भी आपसे पूछे तो आप नेट ही डिफाइन करते हो पहले, ग्रॉस स्पेशली पूछा जाता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल और एक है आपका ग्रॉस। अगर मैं बात कर रहा हूं नेट वर्किंग कैपिटल तो बिल्कुल सेम वही रहेगा, डिफरेंस बिटवीन CA एंड CL, यानी डिफरेंस बिटवीन किसका? CA एंड CL इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। तो यहां कोई दिक्कत नहीं। बट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इसने बोला एग्रीगेट। बेटा एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल। तो टोटल किसका? सिर्फ करंट एसेट्स का टोटल अगर हम कर देते हैं तो उसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यानी अगर आपके पास करंट एसेट्स दे रखी है और आपने उन सब का टोटल कर दिया, करंट लायबिलिटी को घटाया नहीं है, करंट लायबिलिटी घटा दोगे फिर तो वो नेट वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। बट सिर्फ करंट एसेट्स का टोटल करूं, जैसे करंट एसेट्स होते क्या है? जैसे स्टॉक हो गया, डेटर हो गए, आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, समथिंग बहुत सारे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, बहुत होते हैं। ठीक है ना, तो अगर सिर्फ करंट एसेट्स को मैंने जोड़ करके जो टोटल निकाला तो उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बट अगर मैं उस टोटल में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देता हूं तो वो बन जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर? चलो करंट एसेट्स की बात करते हैं। तो इट रेफर्स टू दोज एसेट्स, उन एसेट्स की बात कर रहा है विच गेट कन्वर्टेड, यानी जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? इनटू कैश, यानी जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। यानी जो 1 साल के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे उसको हमने बोला है करंट एसेट्स। क्या बोला है? करंट एसेट्स। इन अदर वर्ड्स करंट एसेट्स आर ऑल द एसेट्स, वो सभी एसेट्स की बात कर रहा है ऑफ द कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, जिनका जो हमें लग रहा है कि बिक जाएगा या और लिखा है यूज हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेशन, है जो भी बिजनेस का जो भी ऑपरेशन है, जो भी काम धाम चल रहा है, तो उसके अनुसार हमें लग रहा है कि या तो वो बिक जाएगा या वो उस बिजनेस में यूज हो जाएगा। क्लियर है? ओवर द नेक्स्ट ईयर, ओवर द नेक्स्ट ईयर का मतलब हो गया कि अगला साल
जो भी आपका जो है ना, जो आपका जो साल है उस साल के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, वो उस एक साल के अंदर अंदर वो यूज हो जाएगा या फिर बिक जाएगा। बिक जाएगा तो कैश आएगा, यूज हो जाएगा तो बेटा कंप्लीट उसका कहने का इससे रिकवरमेंट आपको रिकवर हो जाएगा, वो मतलब पैसा रिकवर हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, ओवर द नेक्स्ट ईयर का मतलब हुआ जो आपका जो अगला साल जो एक साल आ रहा है ना, उस साल के अंदर अंदर या तो वो बिक जाएगा या तो वो क्या हो जाएगा आपका यूज हो जाएगा। तो वो ये भी तो वही बोल रहा है, ध्यान से देखो, इट रेफर्स टू दोज एसेट्स, उन एसेट्स की बात कर रहा हूं जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में। कैश में कन्वर्ट कैसे होगा बेटा, अगर आप माल बेचोगे कुछ करोगे समथिंग दिस दैट, तो उसी से बात करो ना। तो कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी एक साल के अंदर जो एक साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। या फिर आप बोल सकते हो कि ये कंपनी के उन सभी एसेट्स की बात करें जो एसेट्स की बात कर रहा है जो कि एक्सपेक्टेड भी सोल्ड, यानी जो तुम्हें लगता है कि बिक जाएगा या यूज हो जाएगा विद इन 1 ईयर, यानी वही एक साल के अंदर ही, ओवर द नेक्स्ट ईयर का हो या विद इन 1 ईयर का हो, उसी एक साल के अंदर वो आपका ये सब कुछ हो जाएगा। जैसा एग्जाम्पल में हमारे करंट एसेट्स में आता है कैश, बैंक, स्टॉक, स्टॉक को बेटा इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है ना, इन्वेंट्री हो गया। डेटर्स, बेटा इसको पढ़ते हैं डेटर्स, कोई बहुत बच्चे डेबिटर पढ़ते हैं, बेटा डेबिटर नहीं डेटर्स पढ़ते हैं उसको। डेटर हमारे जो हमारे होते हैं वो कस्टमर होते हैं बेटा, ठीक है, ये वो बंदे होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, इनको हम उधार में माल बेचते हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं उधार में माल बेच रहे हैं, तो उनसे हमें क्या मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, ठीक है ना, वो तो कैश होगा। और जिनको हमने उधार में माल बेचा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो है ए को उधार में माल बेचा, तो ए मेरे लिए क्या हो गया बेटा, डेटर हो गया, क्या हो गया, डेटर हो गया। अब ये ए क्या है, फ्यूचर में मुझे क्या देगा, पैसा देगा उसके बदले। तो जब हम उधार में माल बेचते हैं, अगर आपने तुरंत के तुरंत माल बेचा तो बेटा, अगर मान लो मैंने अभी माल बेचा और तुरंत तुरंत पैसा भी ले लिया मैंने, तो बेटा वो तो कैश सेल होती है। क्या होती है, कैश सेल। कैश सेल में क्या होता है, हमने माल बेचा और पैसा ले लिया, बात खत्म। तो उसमें डेटर नहीं बनते, डेटर तब बनते हैं जब कस्टमर तब बनता है बेटा जब आप माल तो बेच रहे हो बट अभी पैसा नहीं ले रहे हो, पैसा आपका बाद में आएगा, ठीक है। तो यानी क्रेडिट सेल पे आपका क्या बनता है, डेटर बनता है। क्लियर हो गया। तो ये पैसा आपको कब मिल जाएगा, एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको भी क्या रखा हुआ है, करंट एसेट्स की डेफिनेशन में डिफाइन किया हुआ है। क्लियर हो गया। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, देखो डीप नहीं जा रहे हैं, अगर डीप जाएंगे तो एक एक के अंदर तोड़ तोड़ के चीजें निकालूंगा ना, तो बेटा बहुत कुछ निकल सकता है, ठीक है ना। तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, सिर्फ वो हम जो ऊपर ऊपर से होता है ना, जैसे आपकी बुक में सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। मेरे पास जो बुक पड़ी है शायद ये है आपकी आर के सिंगला, आर के सिंगला मेरे पास पड़ा है, साथ में सीबीएसई का कोई मटेरियल पड़ा हुआ मेरे पास, ठीक है। तो इनका मेरे पास जो भी कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बेटा ये डेफिनेशन है। डन हो गया, चलो इसे उतारो फटाफट से। अब आगे देखिए, करंट लायबिलिटीज की बात कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी क्या होता है बेटा, अब करंट लायबिलिटीज इज एन ऑब्लिगेशन, यानी ये उस ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, दैट इज, ऑब्लिगेशन मतलब एक तरह से जिम्मा, जिम्मेदारी, जिम्मा बोल सकते हो, ठीक है ना। तो उसने बोला अ करंट लायबिलिटीज, ठीक है, क्या है, इज एन ऑब्लिगेशन दैट इज पेबल विद इन 1 ईयर, यानी जो कि पे होगा एक साल के अंदर अंदर, क्योंकि करंट में बेटा जो भी वर्ड आते हैं वो आपके एक साल से अंदर अंदर की बात कर रहे हैं, और जो नॉन करंट की बात करते हैं वो हम क्या बोलते हैं, वो एक साल से ज्यादा की बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो बताओ, मैंने दोबारा बोला है बेटा, रूल्स के अकॉर्डिंग अगर चले तो बेटा 4 हमें क्या नाम है कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। इवन एक ऑपरेटिंग साइकिल की कंडीशन भी हमें फॉलो करनी पड़ती है। अगर हम वो कंप्लीट होता है बेटा, उसमें 18 महीने भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, वो भी करंट का पार्ट माना जाता है। तो अभी हम उसको तो इग्नोर मार रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल वे में, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एक साल से जो कम पीरियड की बात कर रहे हैं वो हमारे करंट के अंदर आते हैं, चाहे वो एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, ठीक है ना। तो अ करंट लायबिलिटी को क्या बोला हमने, अ करंट लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन, इसको लायबिलिटी कर लेते हैं वरना गलत हो जाएगा ना। अ करंट लायबिलिटी, ठीक है ना, इज एन ऑब्लिगेशन दैट इज पेबल विद इन 1 ईयर, यानी जो कि एक साल के अंदर अंदर पे हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, करंट लायबिलिटीज आर एंटरप्राइज ऑब्लिगेशन, यानी ये एंटरप्राइज का जिम्मा है, कि ये जिम्मा है या फिर एंटरप्राइज के क्या डेट्स है, डेट्स मतलब हो गया कर्जा, डेट्स मतलब क्या हो गया, कर्जा, दैट आर ड्यू विद इन अ ईयर, जो कि एक साल के अंदर अंदर ड्यू हो जाएंगे, ठीक है। और विद इन द नॉर्मल फंक्शनिंग साइकिल, या फिर जो भी आपकी जो नॉर्मल जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है, फंक्शनिंग साइकिल है, फंक्शनिंग बोलो या ऑपरेटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना, उसके अंदर अंदर वो पे हो जाते तो हमने इसको बोला हुआ करंट लायबिलिटी, ठीक है ना।
तो मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया आपके लिए जानबूझ के, ठीक है ना। तो एक करंट लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन, ये एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो कि पे हो जाएगा विद इन 1 ईयर, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज जब मैंने उधार में माल बेचा था तो उससे क्या बना था, हमारा डेटर बना था। तो डेटर मुझे पेमेंट कर देगा, तो वो तो बेटा किसका पार्ट बन गया, करंट एसेट्स का। बट अगर मैं वहां पे मान लो मैं बेचता नहीं हूं, मैं माल खरीद लेता हूं किसी से उधार में, तो मैंने अगर किसी से माल खरीदा तो बेटा इस बार मेरे को फ्यूचर में पैसा पे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या बन गया, ये एक लायबिलिटी है। अगर मैं उसको 1 साल के अंदर अंदर कर देता हूं कंप्लीट, तो बेटा वो बन जाता हमारा करंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया। तो अगर मैंने किसी से माल खरीदा उधार में, तो अगर मैं ही तो दूंगा पैसा, तो उसको मतलब मैंने करंट लायबिलिटी का पार्ट माना है, क्योंकि वो बंदा मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे मैंने उधार में माल खरीदा था, और डेटर वो बंदा था जिसको मैंने उधार में माल बेचा था। क्लियर हो गया ना। तो देखो, जो जिसको मैं उधार में माल बेचूंगा उससे मैं पैसा लूंगा तो करंट एसेट्स में जाएगा, और जिससे मैंने उधार में माल पहले खुद खरीदा है तो मैं पैसा दूंगा, तो वो मेरे लिए करंट लायबिलिटी का पार्ट बन गया। क्लियर, ठीक है। मैं ये मान के चलूं बेटा आपकी अकाउंट्स अच्छी है, मतलब इतनी तो है कि आपको करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स की पहचान है अकाउंट्स में। क्लियर है ना। चलो, तो करंट लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन दैट इज पेबल विद इन 1 ईयर, जो कि हमें 1 साल के अंदर पे करना है, क्योंकि लायबिलिटीज को बेटा पे किया जाता है, और एसेट से बेटा आपको बेनिफिट मिलते हैं, तो पैसा मिलता है, ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। एसेट से पैसा मिलना है, लायबिलिटी के लिए पैसा पे करते हैं, लायबिलिटी को खत्म करना होता है तो पे करके खत्म करते हैं, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, करंट लायबिलिटीज आर एन एंटरप्राइज ऑब्लिगेशन, या तो एंटरप्राइज की ऑब्लिगेशन बोल लो या एंटरप्राइज का डेट बोल लो, दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर, या फिर नॉर्मल फंक्शनिंग साइकिल जो उसकी ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर भी ये ड्यू और पे हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखना भूल गया, ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक आध, आप लिख लीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे क्रेडिटर्स हो गया बच्चे, क्रेडिटर्स हो गया, है ना, जिससे मैंने उधार में माल खरीदा था, तब मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो क्रेडिटर होता बेटा। तो ये हो गया। दूसरा आप कर सकते हो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब बिल पे करना बाकी है बेटा, ये भी हमारा शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, ये हो गया। और लिखना चाहते हो तो बेटा जैसे आउटस्टैंडिंग, मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कोई भी खर्चा जो पे करना बाकी है, तो बेटा ये सारे हमारे किसके पार्ट हो गए, ये सारे पार्ट हो गए हमारे करंट लायबिलिटी के। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये पढ़ लेते हैं। चलो उससे पहले एक और चीज बता देता हूं बेटा, क्रेडिटर और बीपी इन दोनों को मिला के बेटा बोला जाता है ट्रेड पेबल। क्या बोला जाता है, ट्रेड पेबल, ठीक है ना। ट्रेड पेबल इंक्लूड करता है अपने आप में क्रेडिटर को भी और बीपी को भी। क्लियर है। ऐसे बेटा एक वर्ड और होता है ट्रेड रिसीवेबल। क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल। बेटा देखो यहाँ पे रिसीव हो रहा है ना, इसका मतलब पैसा आएगा, पैसा किससे आता है, एसेट से आता है, तो ये करंट एसेट्स है बेटा, ये करंट एसेट्स है। ये पेबल मतलब पे करना बाकी है, तो ये करंट लायबिलिटी था। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे ये भी दो चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करता है, एक डेटर्स को और एक बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना। तो बिल रिसीवेबल को और डेटर को ये अपने अंदर इंक्लूड करता है, और ये किसको करता है, किसको, क्रेडिटर को और बीपी को, बिल्स पेबल, ठीक है ना, या बिल पेबल बोल दो, एक होगा तो। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देख लेते हैं। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, जैसे वहां पढ़ा था बिल्कुल सेम कॉपी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपका, ये आपका ट्रेडिंग है या सर्विस बिजनेस है। बेटा अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो बेटा तो आज तुम स्टॉक लोगे, मतलब रॉ मटेरियल लोगे, है ना, उसको लगाओगे, कब वो प्रोडक्ट बनेगा, कब वो बिकेगा, मतलब बहुत लंबा पैसा इसमें फंस जाता है। तो बेटा जब बहुत देर के लिए पैसा फंस रहा है, इसका मतलब आपको ज्यादा पैसा यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से काम तो बनेगी नहीं, ठीक है ना। तो हमने बोला मोर पैसा यहाँ पे, मोर वर्किंग कैपिटल की यहाँ पे क्या होती है, जरूरत होती है। बट अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो उसने तो तुरंत माल बेचना है और उसको पैसा मिल जाएगा या डेटर के फॉर्म में बन जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इसमें हमें लेस पैसे की जरूरत होती है बेटा। क्या होते हैं, लेस, यानी पैसा लेस मतलब हो गया कि लेस हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। क्लियर हो गया। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है सर्विस बिजनेस, ठीक है, ये भी कवर करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या हो गया, मैंने कहा इसमें हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बेटा पैसा लंबे टाइम के लिए फंस जाता है, स्टॉक भी ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। उससे आप फिर उस रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड बनाओगे तो वहां कैश भी आपको ज्यादा चाहिए होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है बेटा वो ज्यादा चाहिए होती है। बट वही ट्रेडिंग बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग में क्या है, आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट आपके हाथ में होता है बेटा, बेचना और पैसे लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पैसा अपने आप आ जाता है और आ जाता है, ठीक है ना, टाइम पे ऐसा। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लेस वर्किंग कैपिटल की यहाँ पे जरूरत है बेटा। देखो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा ऐसा होता है ट्रेडिंग में भी ऐसा कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपने तो माल दे दिया बट वहां से क्या पैसा आने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है ना, ऐसा होता है। बट यहाँ पे फिर भी रिक्वायरमेंट इसके मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले कम रहती है, ठीक है। क्योंकि दिमाग में चला, मतलब सोच के देखो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब वो एक तरीके से यार इतना बड़ा, मतलब बिग बिजनेस में खुद से तुम प्रोडक्ट बनाओगे, सब कुछ खुद से करोगे, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है, उसमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं। बट एक जगह जहाँ सब कुछ मिल के सब कुछ बनाया है, बस आपको बेचना है, तो वहाँ कैपिटल थोड़ा कम लगता है। क्लियर हो गया। चलो, ऐसी सर्विस बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कैपिटल क्या लगता है बेटा, आपका कम लगता है, ठीक है। इसने बोला कि द वर्किंग कैपिटल इज ऑलमोस्ट नील सिंस देयर इज नथिंग इन स्टॉक, की स्टॉक में क्योंकि इनके कुछ नहीं होगा बेटा, सर्विस का कोई स्टॉक यहाँ पे मेंटेन नहीं होगा इतना कुछ खास, ठीक है ना। चलो, तो सिंस देयर इज नथिंग इन स्टॉक, यानी स्टॉक तो बेटा कुछ होगा नहीं, सर्विस को आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, तो स्टॉक तो आपको ऐसा होगा नहीं। तो स्टॉक नहीं होगा तो बेटा इन्वेंट्री के, इसका मतलब इन्वेंट्री नाम की कोई चीज होगी नहीं। क्लियर हो गया, ठीक है। क्यों सर्विस इंडस्ट्री का मतलब क्या है, आप सर्विस प्रोवाइड करेगी, इनको देखो इनको क्या चाहिए होती है, इनको फिक्स कैपिटल चाहिए होती है। फिक्स कैपिटल से क्या है, कंप्यूटर इतनी बड़ी जो भी प्लांट मशीनरी जो भी इन्हें खरीदना होगा वो खरीद के रख लेंगे, और फिर क्या देंगे बेटा, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सर्विस। जैसे बस वाला है, मान लो आपने बस खरीद ली, तो बस खरीदने के लिए आपको फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि फर्स्ट तो आपको लंबे टाइम के लिए यूज करनी है। बट आप वहां से बंदों को छोड़ते हो, लाते हो, जाते हो, तो बेटा जो बंदों को आप सर्विस दे रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, तो बेटा सर्विस की अगर हम बात करें तो उसके लिए तो कुछ स्टॉक नहीं रखना आपने, है ना। फिक्स कैपिटल लगाई मैंने, मुझे पता है ज्यादा लगाई मैंने, 50-60 लाख की बस खरीदी, बट मैंने वर्किंग कैपिटल क्या लगाई बताओ बस में, यार बहुत रेयर केस में थोड़ी बहुत लगेगी, वरना वर्किंग कैपिटल लगने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो सर्विस बिजनेस में भी लेस बोला, ऑलमोस्ट नील के आसपास बोला है बेटा, ऑलमोस्ट नील, क्योंकि फिक्स तो लगेगी बट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे बहुत रेयर है, कम लगती है। ये रेयर मतलब बिल्कुल कम नहीं, मतलब नील नहीं बोला, ऑलमोस्ट नील लिखवा है बेटा, ठीक है ना, यानी लगेगी बट कम लगेगी। क्लियर। चलो, स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप बिग स्केल में या वही स्मॉल स्केल में आप कर रहे हो, बिग स्केल मतलब आपके बिग ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेटा ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो ज्यादा ही वर्किंग कैपिटल लगेगी, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो बेटा वर्किंग कैपिटल क्या लगेगी, कम लगेगी। क्लियर है। जैसे आप अपने अगल बगल दुकान में चले जाओ, गली के बगल में दुकानें मिल जाएगी, उस दुकान के पास जो बेटा स्टॉक होता है ना, जितना भी माल का स्टॉक है बेटा, वो भी क्या करंट एसेट्स का पार्ट होता है, क्योंकि स्टॉक करंट एसेट्स में आता है। क्लियर है। जो कैश पड़ा है वो करंट एसेट्स का पार्ट है। उसको किसी बंदे से, दुकानदार ने किसी बंदे से पैसा भी लेने हैं, वो उधार में लेके गया, तो वो भी करंट एसेट का पार्ट है। दुकानदार ने भी उधार में माल लिया हुआ, दुकानदार किसी को अपना अब दुकानदार भी तो होते ना, जो देखो दुकानदार में दो तरह के केस आ गए। देखो, दुकानदार उधार में माल देता भी है, बहुत बंदों को उधार पे देता है। तो आपका बगल वाली दुकान है, आप उस उधार में माल लेते हो, महीने में सेटलमेंट करते हो, तो उसका मतलब आप उसके लिए क्या हो, कस्टमर हो, हाँ ना, दुकानदार के कस्टमर हो, कस्टमर को डेटर बोलते हैं। क्लियर। आपने उधार में माल उससे खरीदा है, क्लियर है, और उसने क्या करा, आपको बेचा है। बट ऐसा भी तो होता है, दुकानदार भी तो माल खरीदता होगा ना, कि इस पर भगवान प्रकट करके माल दे देते हैं कि बेटा जा तेरा स्टॉक भर दिया, तो जा उधार में बेच, कैश में बेच, कैसे बेच दे, ऐसा तो नहीं होता ना। वो भी खरीदता है, और जब वो खरीदता है ना, तो बेटा दो केस हो सकते हैं, या तो वो कैश में खरीदेगा वो भी, या तो उधार में खरीदेगा। तो बेटा अगर कैश में खरीदता है तो उसने तुरंत पेमेंट कर दिया, बट अगर वो उधार में खरीदता है तो बेटा उसको वो भी तो पेमेंट करेगा ना फ्यूचर में, और फ्यूचर में पेमेंट करेगा तो वो क्या बोलेगा, उसको क्रेडिटर क्या बोलेगा, लायबिलिटी बोलेगा, उसकी लायबिलिटी के वो पे करेगा। और जब पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं एसेट से उसको पैसा मिल रहा है। क्लियर है। थोड़ा सा हल्का वे में कंप्लीट है। डन। आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, पॉइंट नंबर 3। एक्चुअली मुझे नींद आने लग गई थी, वो रात को वीडियो शूट कर रहा था, तो फिर अब क्या है, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 ही रहेगा आपका जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें या ट्रेड साइकिल की बात कर लेते हैं, तो देखो क्या लिखा पहले तो, बिजनेस साइकिल होता क्या है, तो इट मीन्स द रोटेशन, किसके कर रहा है, रोटेशन ऑफ राइज एंड फॉल इन बिजनेस, यानी बिजनेस में राइज एंड फॉल जो आ रहा है, ये उन फ्लक्चुएशंस की बात कर रहा है। क्योंकि बिजनेस एक जैसा तो चलता नहीं है बेटा, कभी वो बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी बिल्कुल ही टॉप लेवल पे होता है, कभी गिरने लग जाता है, कभी बिल्कुल ही नीचे गिरा हुआ रहता है। तो अलग अलग टाइप के स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना। ये स्टेज हमारी बिजनेस साइकिल कहलाती है, या इसको हम ट्रेड साइकिल भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो उसने बोला बिजनेस साइकिल क्या होती है, जो फ्लक्चुएशंस होती है बिजनेस में, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो राइज एंड फॉल आना बिजनेस में, दैट इज बिजनेस साइकिल आर अ टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन। ये एक ऐसा फ्लक्चुएशन है जो कि फाउंड होता है इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ नेशंस दैट ऑर्गेनाइज देयर वर्क
मेनली इन किसकी बात कर रहे हूँ, बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे बिजनेस साइकिल क्या, तो खाली आप इतना बोलना, बिजनेस साइकिल मतलब होता है राइज एंड फॉल होना बिजनेस एक्टिविटी में, बिजनेस में, ठीक है। यानी इसका मतलब फ्लक्चुएशन जो कि बिजनेस के अंदर देखने को मिलता है, उसी को हमने बिजनेस साइकिल बोला हुआ है यहाँ पे, जो हमने आपके लिए बनाया है, ठीक है ना। बट अगर और अच्छी डेफिनेशन दें तो नीचे वाली डेफिनेशन आप दे सकते हो, कैसे कि हम पहले बोलेंगे इट मींस द रोटेशन ऑफ राइज एंड फॉल इन बिजनेस, ठीक है ना। दैट इज बिजनेस साइकिल्स आर अ टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन जो कि फाउंड इन, फ्लक्चुएशन मतलब होता है उतार चढ़ाव, तो फाउंड इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि कहां मिल रही है आपकी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है ऑफ नेशंस दैट ऑर्गेनाइज देयर वर्क मेनली इन बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम की, तो देखो मैंने हल्का से एक आपके लिए ग्राफ खींचा है, देखो इसमें देखो हम बात करें तो बेटा ये फ्लक्चुएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो बेटा इसको कहते हैं बूम की कंडीशन या फिर एक्सपेंशन, बूम या फिर एक्सपेंशन बोल सकते हो। एक ऐसा लेवल आता है जब बिजनेस बिल्कुल टॉप पे होता है, उसको बोलते हैं पीक, पीक मतलब होता है चोटी, तो एकदम पीक बोल सकते हो, इसको भी हम बूम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वैसे पीक होता है एक्चुअल में, तो ये पीक हो गया। ये जब बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं एक्सपेंशन होना, यानी बूम की कंडीशन जब ये बिल्कुल राइजिंग ट्रेंड होता है। पीक यानी बूम एक ये भी होता है। उसका जब ये गिरने लग जाता है, नीचे की ओर आता है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है ना। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार होना, तो यहाँ पे तो सिकुड़ रहा है, या रिसेशन बोल सकते हो आप इसे। एक ऐसा कंडीशन भी आती है जहां पे सबसे ज्यादा मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन या फिर ट्रॉफ। क्या कहते हैं, ट्रॉफ, TROUGH, ट्रॉफ कहते हैं। फिर दोबारा देखो वापस ये दोबारा बढ़ने लगे, इसका मतलब रिकवरी का स्टेज आ गया, इसका मतलब दोबारा एक्सपेंशन होगा और आपका बूम होगा, फिर पीक आएगा जिसको बूम भी बोलते हैं, फिर नीचे दोबारा वापस आएगा रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन, और देन उसके बाद फिर दोबारा ट्रॉफ, डिप्रेशन, फिर दोबारा रिकवरी होगी। तो बेटा ये फ्लक्चुएशन चलती रहती है, बिजनेस कभी ऊपर आता है कभी नीचे, फ्लक्चुएशन बिजनेस में देखने को मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल मेनली क्या बात बताता है, क्या बात बताता है, वो बताता है फ्लक्चुएशन किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। तो हमने पढ़ा अगर आपके जो एंटरप्राइज है, आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर बूम या एक्सपेंशन चल रहा है ना, तो उस केस में बेटा आपको देखो आपकी सेल भी बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी, आपका क्या नाम है, हर चीज मतलब राइजिंग ट्रेंड पे होगा, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। तो उसका मतलब आपको वर्किंग कैपिटल भी बेटा आपको ज्यादा चाहिए होगी। बट अगर वहीं पे रिसेशन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, या फिर डिप्रेशन बोल दो, ट्रॉप बोल दो, बहुत बुरी स्थिति चल रही है, या डाउनफॉल चल रही है, डाउनफॉल होता है ये बहुत बुरी स्थिति होती है, नीचे सबसे नीचे वाली, ठीक है ना। तो ये चल रहा है, तो उसमें फिर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, बिल्कुल लेस, यानी बहुत कम वर्किंग कैपिटल की आपको जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया, यानी इस वाले में कम वर्किंग कैपिटल, इसमें तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बुरी हालत में होता है इस वाले केस में, ठीक है ना। तो यहाँ तो समझ में आ गया। चलो, तो ये पॉइंट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। तो आगे देखते हैं अब पॉइंट नंबर 4, सीजनल फैक्टर। ध्यान से देखना, गुड्स विच हैव यूनिफॉर्म डिमांड थ्रू आउट द ईयर, यानी ऐसे गुड्स जिनका क्या है पूरे साल भर डिमांड रहती है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिन गुड्स के साथ। तो ऐसे में क्या होता है, देखो आप अपना स्टॉक निकालते हो, नया स्टॉक आता है, फिर निकालते हो, फिर आता है, कैश जाता है, कैश आता है, तो मतलब लगातार चलता रहता है। तो एक तरह से आपको स्टॉक पूरा भर के मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आएगा जाएगा, इस तरह से लगातार चलता चला जा रहा है। तो जब भी लगातार याद रखना, आपका बिजनेस लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर चल रहा है, आपका जो सेल परचेस का काम है कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, तो ऐसी जगह पर हमें जो वर्किंग कैपिटल की जो जरूरत पड़ती है वो क्या चाहिए होती है, हमें कम चाहिए होती है, ठीक है। बेटा ध्यान से अपने माइंड को सेटअप कर लो, वर्किंग कैपिटल मतलब हुआ क्या, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है। क्लियर हो गया, बात को समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मेरा काम लगातार चल रहा है, तो मुझे कोई स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जबकि वही सीजनल जो डिमांड होती है उसमें क्या होता है, जैसे मुझे पता है अब गर्मियां आने वाली है भाई, सब कूलर एसी लोग खरीदने के लिए बहुत आएंगे, तो अभी से बना करके मैं उसका स्टॉक मेंटेन करूंगा। तो इस तरह से स्टॉक का क्या एक तरह से मैं क्या करूँ, एक बहुत बड़ा क्या नाम है भंडार भर के रख दूंगा। तो एक तरह से क्या हो गया, स्टॉक क्या हो गया, मैंने वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कर दी है, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे रुक गई है। बेटे स्टॉक भी तो करंट एसेट्स का पार्ट होता है, तो मेरा वहां पे सारा का सारा इसी का स्टॉक मैंने बना के रख दिया, मान के चलो। तो मेरा स्टॉक जो है ना वो वर्किंग कैपिटल पार्ट हो गया, इसके कारण वो ब्लॉक हो चुका है। तो पैसा वहां रुक गया, पैसा भी रुक गया, स्टॉक भी रुक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा पैसा बहुत टाइम के लिए फंस जाएगा, पैसा फंस जाएगा, स्टॉक फंस जाएगा बहुत टाइम के लिए। तो वो होता है हमारा सीजनल डिमांड के केस में। क्लियर हो गया। बट जब कंटिन्यूअस चल रहा होता है तो हमें नीड नहीं होती कि हमें पहले से स्टॉक मेंटेन करके रखना, बनाओ और बेचो, बनाओ बेचो, तो इतना कोई हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मतलब जो है ना कैपिटल ब्लॉक करने की जरूरत नहीं होती है इसमें। क्लियर। तो जब भी यूनिफॉर्म डिमांड होगी, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी समान डिमांड चलती चली आ रही है, तो कंटिन्यूअस डिमांड के केस में लेस वर्किंग कैपिटल। बट अगर सीजनल डिमांड है तो बेटा आपको सीजन के अकॉर्डिंग पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो उसमें यहाँ पे आपकी कैपिटल जो होती है ना वो फंस जाती है, पैसा फंस जाता है। तो उसको यहाँ पे जो जरूरत होती है, पैसा फंस जाता है, स्टॉक फंस जाता है, जो भी आप बोलो, तो यहाँ पे मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है ना। चलो, तो आगे चलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। बेटा प्रोडक्शन साइकिल होता क्या है, इसने बोला टाइम इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग क्या कन्वर्ट करना है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में,
यानी रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने के लिए, यानी मैंने आपको कपड़ा दे दिया, अब उस कपड़े से आपको क्या है टी शर्ट या शर्ट बनानी है, तो भाई टी शर्ट जो है वो फाइनल हो गया, फिनिश गुड हो गया। तो रॉ मटेरियल से आपने फिनिश गुड बनाया, तो कितना टाइम आपको लगा, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन साइकिल। पहले आपने जो पढ़ी थी बड़ा बिजनेस साइकिल थी, वो बिजनेस की फ्लक्चुएशन को बता रहा था, और ये प्रोडक्शन साइकिल है जो कि टाइम इन्वॉल्व की बात कर रहा है, जो कि किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, किसमें, फिनिश गुड में। अब अगर मान लो आपका ज्यादा टाइम लगता है, तो यार आपका फिर दोबारा स्टॉक फंस गया, फिर पैसा फंस गया, तो उसका मतलब आपको क्या वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। हमेशा देखो कि आपका जहां पे ना चीजें ब्लॉक हो जाती है, बहुत टाइम के लिए रुक जाती है, समझ लो वहां पैसा ज्यादा लग जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि भाई पैसा फंस जाता है वहां पे, और जहां पे लगातार चल रहा है तो वो कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे अगर मान लो आपको प्रोडक्ट को कन्वर्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में प्रोडक्ट बदलने में कम टाइम लग रहा है और इजिली बिक भी रहा है, आ रहा है, बिक रहा है, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर काम चल रहा है, तो फिर लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? चलो क्रेडिट अलाउ की बात करते हैं। अगर मान के चलो क्रेडिट अलाउ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मान के चलो मैं अपना गुड्स बेच रहा हूँ, मैं पहले बेचने की बात करता हूँ। अगर मैं मान लो मैं दुकानदार और मैं माल बेचा, मैंने कहा आप मान लो मेरे सामने आए, कह भैया मुझे क्या नाम है ये चीज दो, मैंने ले मैगी लेनी थी, मैगी लो, तुम्हें मैकरोनी लेनी, मैकरोनी लो, दिया और तुमसे पैसा तुरंत ले लिया। इसका मतलब क्या कहीं पैसा रुक रहा है क्या, कोई स्टॉक बीच में ब्लॉक हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा भाई। तो जब यानी इसका मतलब मैं कैश सेल करता हूं, यानी कैश में माल बेचता हूं, तो बेटा लेस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि मुझे ज्यादा कोई ब्लॉक कोई चीज मेरी हो नहीं रही है। क्लियर? बट वहीं पे अगर मैं क्रेडिट सेल करता हूं, नहीं मैं उधार में, मैंने कहा कोई बात नहीं, तू जानने वाला है, दे दो 1 महीने बाद पैसा। वो खुद ही बोल रहा था भाई मैं 1 महीने बाद दूं, मैंने कहा जा तू जा 1 महीने बाद दियो। तो भाई 1 महीने के लिए मेरा पैसा फंस गया है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, मोर वर्किंग कैपिटल, तो बेटा फिर तो वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी ना और ज्यादा, क्योंकि वहां आधा पैसा वहां फंस गया, तो बेटा तुम्हें भी तो पैसा चाहिए। तो अब कैश बैंक की अगर मैं बात करूं तो वो भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनता है, यानी करंट एसेट का पार्ट बनता है ना। तो इसीलिए हमने क्रेडिट सेल अगर हम करते हैं उधार में, तो बेटा पैसा फंस जाता है, तो यहाँ पे हमें मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। क्रेडिट अवेल्ड की बात करते हैं, जैसे हमने कैश सेल की बात की, ऐसे हम परचेज की भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल, इनपुट मतलब आपका रॉ मटेरियल जो भी आपको चाहिए सामान, वो नॉट अवेलेबल ऑन क्रेडिट, वो क्रेडिट में आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है। अब ब्रैकेट में प्लीज इसके लिख लो कैश परचेज, यानी आपको जो पैसा मिल रहा है ना वो कैश में मिल रहा है। मैंने कहा भाई मुझे ना कूलर चाहिए 50-60 बेचने के लिए, दुकान पे चाहिए रखने के लिए। कह रहा भाई अभी के अभी पैसे दोगे? मैंने कहा भाई 1 महीने बाद ले लियो। कह रहा नहीं भाई मैं क्रेडिट अवेल ही नहीं करता हूं, अवेल मतलब होता है दे देना, ठीक है ना। तो क्रेडिट अवेल नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट हमारे लिए अवेलेबल नहीं है उसके पास, वो पैसा मतलब रोकने को तैयार नहीं है अपना। तो भाई इसका मतलब मुझे कैश देना पड़ेगा। अब मैं कैश दूंगा उसको, देखो ध्यान से देखना, तो उसमें लिखा है इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन क्रेडिट, इनपुट जो है वो अवेलेबल नहीं है किसमें, क्रेडिट में। तो समझ में आ गया, इसका मतलब क्या, मुझे कैश में पेमेंट करके क्या लाना पड़ेगा, माल लाना पड़ेगा। क्लियर? और दूसरा केस क्या कह रहा है, इनपुट जो है ना वो अवेलेबल है, किसमें अवेलेबल है, ऑन कैश, यानी सॉरी ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट में अगर इनपुट अवेलेबल है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे क्रेडिट परचेज का बेनिफिट मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो अगर हमें यहाँ पे बोलना क्या, हमने बोलना कि अगर रॉ मटेरियल और जो अदर इनपुट है अगर मुझे क्रेडिट में मिल जाते हैं, यानी पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, पहले अगर वो क्रेडिट में मिल जाते हैं तो फिर हमें वर्किंग कैपिटल जो है ना वो बेटा वो कम चाहिए होते हैं। क्यों? यहाँ पे उल्टा चल जाएगा बेटा हमारे साथ। अब मुझे उधार में माल बिग मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरा पैसा जा नहीं रहा है, सब कुछ मेरे पास ही है। क्लियर बात समझो ना, मेरे को उधार में माल भी मिल गया है। तो उसने बोला अगर आपको उधार में माल मिल जाता है, आपको उधार में माल मिल जाता है, इसका मतलब ये क्या है, आपका क्रेडिट परचेज वाला केस है यानी चला, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ना तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना कुछ। क्लियर है? बट वहीं पे अगर, ठीक है, वहीं पे अगर आपको उधार में माल नहीं मिलता है, आपके लिए वो अवेलेबल ही नहीं है, वो क्रेडिट वाली फैसिलिटी, उधार वाली फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो बेटा आपको पैसा तो देना पड़ेगा। फिर आप पैसा दोगे, फिर स्टॉक लोगे, तो बेटा वही है ना, फिर आपका खर्चा वर्चा ज्यादा हो रहा है, तो बेटा मोर चाहिए। बात समझ आ गया ना। फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। उधार में जब भी खरीदोगे, उधार में जब भी खरीदोगे तो बेटा करंट लायबिलिटी, यानी आपको पेमेंट करना बाकी है, इसमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा। जब जब करंट लायबिलिटी ज्यादा होगी तो उसका मतलब आपको वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कम। क्यों? सपोज करो पहले ये 100 था और ये आपका था मान लो 60, तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए था 40 रुपए की। अब मान के चलो, ध्यान से समझना, उसने पहले वाले केस में बोला कि आपको ना भाई क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, आपको कैश में परचेस करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब मुझे भाई कैश बिजनेस में लाना पड़ेगा, तो मुझे करंट एसेट्स बढ़ानी पड़ेगी भाई, है ना। तो करंट एसेट मान लो मैंने 50 से बढ़ा दी, तो 150 की करंट एसेट करनी पड़ेगी। करंट लायबिलिटी में तो कोई चीज आया नहीं, तो कितना हो गया, 90 रुपए की, यानी वर्किंग कैपिटल बेटा हमें ज्यादा चाहिए। दूसरा केस, इसका ऑपोजिट केस देखो, अगर मान लो वो कहता है भाई उधार में ले जा लो कोई बात नहीं, बट उधार में ले जाऊंगा तो उसका मतलब करंट एसेट्स में तो कोई दिक्कत है नहीं मेरा अभी,
बट करंट लायबिलिटी में पंगा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उधार में अगर मैं किसी से कोई चीज लूंगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इसका मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। मान के चलो मैंने 40 इसको बढ़ा करके 70 कर देता हूँ या 80 कर देता हूँ बढ़ा के, क्योंकि मेरे को अभी एक्स्ट्रा पैसा देने हैं मान लो, तो ये बढ़ जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए मुझे? कम चाहिए। तो समझ में आ गया, अगर आपको उधार में माल मिल जाता है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका पैसा थोड़ी ना फंस रहा है। ठीक है, दूसरे का फंस रहा है, मैं दूसरे की बात कर भी नहीं रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा, मेरा पैसा तो नहीं फंस रहा। बट अगर मैं अभी पैसे दूंगा तो बेटा मेरा बहुत पैसा तो चला जाएगा, तो पैसा वैसा चाहिए होगा कैश में खरीदने के लिए, तो यहाँ पे इस तरह से पढ़ा जाता है। क्लियर है? तो दोनों अपोजिट वे में पढ़े जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक लिख लीजिए फटाफट से। देखो मेरा मेन मोटिव क्या है, देखो मैं आपको ये नहीं, देखो मैंने जहां जहां मेन डेफिनेशन आपको समझानी है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। जो कंटेंट मुझे देखो समझाना है मैं प्रॉपर समझाऊंगा, मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी कौन सी मैंने बताई थी बुक, आर.के. सिंगला है ना, कंप्लीट लूंगा। और से वो जो कह रहा मैं लर्न सीबीएसई के जो साइट है वहां पे जो नोट्स मिलते हैं बेटा वो भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा, सारी चीजें कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना? इससे क्या होगा, आपको कंटेंट की पहले नॉलेज हो जाएगी बेटा। अगर आपको चैप्टर की नॉलेज हो गई ना तो आप केस स्टडी का किसी भी वाट लगा सकते हो। ठीक है ना? किसी भी स्टडी की वाट लगा सकते हो, किसी भी केस बेस्ड जो भी क्वेश्चन आता है ना उसकी लंगरदही हो सकती है आराम से। डन? तो मेरा मेन मोटिव जो है वो आपको पूरा चैप्टर समझाना है बिना किसी पॉइंट को छोड़े। डन? चलो तो आगे देखो अगला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो रहा है तो बेटा कोई स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत तो आपको है नहीं, तो ऐसे केस में दोबारा से लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी आपको। बट अगर आपको इजीली अवेलेबल नहीं होता तो फिर आपको एक ही बार में बहुत बड़ी क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपका कैपिटल जो है ना ब्लॉक हो जाएगा, तो इसलिए आपको ज्यादा पैसा लग जाता है आपको बिजनेस में। ठीक है ना? चलो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, बेसिक से पॉइंट्स। अब तो अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो एंटरप्राइज है आपकी वो उसके ग्रोथ के चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, तो ज्यादा देखो आपकी वर्किंग कैपिटल लगेगी। ठीक है ना? बट अगर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है तो लेस वर्किंग कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। जब ग्रोथ ही नहीं है तो फिर क्या पैसा ज्यादा लगाना है। ठीक है ना? कंपटीशन लेवल, अगर हाई कंपटीशन लेवल है बेटा, अगर ज्यादा कंपटीशन लेवल है, आपके अगल बगल में कॉम्पिटिटर है जो कि आपको कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिर ज्यादा पैसा जरूरत पड़ता है। उस केस में आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए, कदम कब क्या हो जाए। बट अगर कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन भी आपसे बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसे केस में रिस्क होता नहीं है, तो फिर आपको कैपिटल ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कौन सी वाली? वर्किंग कैपिटल। क्लियर हो गया? यहां तक हमने कवर कर लिए। डन? फिर आता हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो है वो हाई हो जाते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लीज। ठीक है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना वो राइज हो जाते हैं। राइजिंग ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो राइज की बात लिख देना बेटा, यानी प्राइस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, राइज इंक्रीज हो रहे हैं। किसमें? प्राइस में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है? तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन अगर आपकी इकोनॉमी में है तो बेटा हर चीज महंगा होगा, है ना? आपके गुड्स एंड सर्विस महंगे हो जाएंगे तो दिक्कतें आएगी, तो इसलिए आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगी। बट अगर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट मतलब होता है यहाँ पे अस्तित्व में है, यानी प्रेजेंट में है या नहीं है। तो उसने बोला इन्फ्लेशन क्या एग्जिस्ट करता है, क्या इन्फ्लेशन यहाँ पे है? हमने कहा मान लो है, तो फिर आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए। बट इन्फ्लेशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो उस केस में आपको लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। फिर आता है आपका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। इट मींस एफिशिएंटली, यानी बिल्कुल कुशलता से। एफिशिएंटली मतलब होता है कुशल तरीके से, यानी कुशलता से कंप्लीट करना द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज बोलो या वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस बोलो, यानी अगर आप अपने बिजनेस का कामकाज बहुत ही कुशल और बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेते हो, तो बताओ नहीं बताओ। मैंने मान लो कि यहाँ पे एक बंदे को काम दिया, वो मोबाइल पे लगा रहता है, काम कम करता है, तो क्या ये एफिशिएंटली काम कर रहा है? नहीं। मैंने एक बंदे को काम दिया, वो काम तो कर रहा है, पूरे दिन भर काम ही करता है, मगर वेस्ट ज्यादा करता, साला बनाता कम है। मान के चलो सपोज, है ना, मैंने किसी बंदे को काम दिया, वो वेस्ट तो कम कर, वो वेस्ट ज्यादा कर रहा है बट बना कम रहा था। ऐसे केस में भी हम क्या बोलेंगे? वो भी एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वेस्ट ज्यादा कर रहा है। तो एफिशिएंटली का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंटली का मतलब हुआ कि वो हर चीज को ना बिल्कुल तरीके से कर रहा है, बिल्कुल टाइम पे काम कर रहा है, वेस्ट ना के बराबर कर रहा है, कोई चीज वेस्ट नहीं हो रही है ना, सब कुछ तरीके से हो रहा है, तो उसको कहते हैं एफिशिएंटली काम करना। क्लियर हो गया? तो अगर एफिशिएंटली कंप्लीट करता है वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज को या ऑपरेशन को, तो हम उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ठीक है? अगर आपके पास ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, तो सब कुछ अगर अच्छा है, तो फिर थोड़ा पैसा भी आपका क्या लगेगा? फिर कम लगेगा, क्योंकि पैसा फालतू जगह खर्च दोबारा से एक्सपेंस की फॉर्म में लगेगा नहीं ना आपका। और अगर आपके बेटर एफिशिएंसी नहीं है, फालतू की फिजूल खर्ची एंड ऑल हो रही है, तो बेटा फिर आपको कैपिटल नहीं, पैसा भी ज्यादा चाहिए होगा। कौन सा? वर्किंग कैपिटल, जो डेली यूज के लिए होता है। तो वर्किंग कैपिटल बेटा बेसिकली आपका डेली यूज के लिए, दिमाग में बिठा लो बात को। वर्किंग कैपिटल डेली यूज बेसिस की बात करता है,
और जो फिक्स कैपिटल बेटा वो लॉन्ग टर्म नेचर की बात करता, हमने बताया था ना, फिक्स वाला लॉन्ग टर्म नेचर था और ये वाला जो था वो शॉर्ट टर्म नेचर था। अब देखो हमने ये वाला 3 यूनिट में से 1 यूनिट खत्म कर लिया। बात करेंगे अब हम एबीआईटी और ईपीएस वाले एनालिसिस की बात करेंगे, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर का जो भी था हमारा वो हम बात करेंगे और देन इस पे आएंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो काफी बड़ी बन गई है, मुझे जहां तक लगता है आगे से इतनी बड़ी वीडियो तो नहीं बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी, चाहे पार्ट लंबे खिंच जाए, सारा पार्ट 10-10 12-12 खिंच जाए, कोई दिक्कत नहीं, मगर वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना, दिक्कत हो जाती है। तो चलो ये मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, ठीक है ना। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना अगर एक चैप्टर आपको समझ में कितना आया, क्या आया, सब मुझे प्लीज़ बताना जरूर कमेंट करके। और तब तक मैं दूसरे पार्ट की तैयारी करता हूँ आपके लिए। और अगर मेरे बोलने में कुछ इधर उधर से कोई बात उल्टा सीधा निकल गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हम जब ऑफलाइन जब क्लास लेते हैं तो बच्चे भी आपको पता ही है बिल्कुल मेरे साथ के तो बच्चे हैं एक तरीके से, ठीक है, तो मजाक मजाक चलता है तो उस तरह से वर्ड कई बार यूज़ होते हैं, ठीक है ना। बट कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं होता, बट हल्का फुल्का जैसे साला एंड ऑल, ठीक है, नॉर्मल बोल देते हैं ना कभी कभार। तो कोई किसी को मैंने किसी पर्टिकुलर किसी बंदे को नहीं बोला, खाली ऐसी वर्ड यूज निकल गया, शायद मेरे 2-3 बार निकल गया होगा इस वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।